नमस्कार दोस्तों। तो साइंस का सेट नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन है, ईईजी का उपयोग किन गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान या ऑप्शन डी चेस्ट। तो ईईजी का प्रयोग है सो मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। और दोस्तों आज जितना ईई से रिलेटेड है सारा फिनिश करने वाले। एक होता है ईसीजी, एक होता है ईवोजी, एक होता है ईएमजी। तो ईसीजी का प्रयोग एक है ईईजी। ईईजी का पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ये मस्तिष्क के जांच में होती है प्रयोग। और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका प्रयोग होता है हृदय की जांच से संबंधित है। और एक होता है ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी, इसका प्रयोग होता है आँख की जांच, इसका प्रयोग आँख की जांच में होती है। और एक होता है ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसका प्रयोग मांसपेशियों की जांच के लिए की जाती है। और एक होता है बीएमडी बोन मिनरल्स डेंसिटी, इसका प्रयोग होता है अस्थियों यानी कि हड्डियों में मिनरल्स की जांच के लिए किया जाता है। तो टोटल हमारे पास एक ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी, ईएमजी, बीएमडी। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क में किया जाता है, ईसीजी का प्रयोग हृदय में हार्ट में किया जाता है, ईओजी का आईज में किया जाता है प्रयोग, और ईएमजी का प्रयोग होता है मांसपेशियों में किया जाता है। और बीएमडी का टेस्ट है हड्डियों के लिए किया जाता है। प्रयोग होता है कान की गतिविधियों को सुनने के लिए ऑडियोग्राम की प्रयोग किया जाता है। चेस्ट की गतिविधियों को सुनने के लिए मेमोग्राम का यूज़ किया जाता है। दूसरा नंबर है जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जॉन साल्क ने दोस्तों पोलियो के टीका की खोज किया था। बाकी इन ऑप्शनों को भी एक नज़र देख लेते हैं। टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। और हैजा के टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। और मलेरिया की टीका की खोज रोनाल्ड रोस्ट ने। सारा चीज़ एकदम पोस्टमार्टम करते हुए जाएंगे। इस फंक ने किसकी खोज की थी? तो विटामिन की, हार्मोन की, प्रोटीन की या एंजाइम की? तो फंक है जो विटामिन की खोज किया था। फंक ने किसका खोज किया था? विटामिन का खोज किया था। और हार्मोन्स, पहला खोजा गया हार्मोन कौन है? सिक्रेटिन हार्मोन पहला खोजा गया हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन। और ये किसने खोजा था पहला हार्मोन? स्टर्लिंग ने पहला हार्मोन खोजा था। बाकी प्रोटीन्स का खोज किया था बर्ज़ेलियस और मुल्दर और बर्ज़ेलियस को माना जाता है। एंजाइम का खोज किसने किया था? जो पहला एंजाइम खोजा गया था वो है डायस्टेस। और इसका खोज इस फ्रेंच वैज्ञानिक एंसेम्बली पायंस ने किया था। एंसेल्मी पायंस ने किया था। द फोर्थ क्वेश्चन इज गलत जोड़ो, यानी इनमें से कौन है सो गलत है? यानी कि बांदीपुरा अभ्यारण्य कर्नाटका, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, अन्नामलई अभ्यारण्य है सो तमिलनाडु, या पेरियार अभ्यारण्य है सो आंध्र प्रदेश। तो बांदीपुरा अभ्यारण्य सो कर्नाटका, ये सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान, ये भी सही है। अन्नामलई तमिलनाडु, लेकिन जो पेरियार है वो केरला में है। आंध्र प्रदेश में एक फेमस है श्रीशैलम नेशनल पार्क, ये कर्नाटका। अच्छा पेरियार केरला में ही एक वेम्बनाड झील है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आए हुए। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, ये भी याद रखना है आप लोग को। जब मक्का की जो पत्तियां होती है उसके शीर्ष भाग सफ़ेद होना किस बात की सूचक है? नाइट्रोजन की कमी, जिंक की कमी, मैग्नीज की कमी या आयरन की कमी? तो
तो मक्का में जो पत्तियों का शीर्ष भाग है ऑप्शन सी जिंक की कमी हो जाता है। जब जिंक की कमी हो जाती है तो मक्का की पत्तियों की शीर्ष भाग सफ़ेद हो जाता है। और इसी प्रकार जब धान का जो खेरा रोग होता है, धान का खेरा रोग होता है वो जिंक की कमी से ही होता है। धान का खेरा रोग जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गेहूं का प्रमुख रोग है? गेहूं का प्रमुख रोग है रस्ट रोग। रस्ट रोग होता है सो गेहूं में होता है, और खेरा रोग होता है सो धान में। ब्लैक आर्म्स होता है सो कपास में, और टीका रोग होता है सो मूंगफली में होता है। तो रस्ट रोग जो गेहूं में होता है वो पक्सीनिया कवक के कारण, कौन सा कवक, एक बार फिर, पक्सीनिया कवक, पक्सीनिया कवक से होता है। अच्छा, खेरा रोग होता है सो धान में, ये भी तो बताए थे कि जिंक की कमी से होता है धान में। रस्ट रोग होता है सो पक्सीनिया में। ब्लैक आर्म होता है सो कपास में होता है, और टीका रोग होता है सो मूंगफली में होता है। थक्का बनने में कौन से विटामिन की भूमिका होती है? यानी कि रक्त के जो थक्का बनाने में किस विटामिन की हेल्प करता है? तो विटामिन के है सो रक्त की थक्का बनाने में हेल्प करता है। बाकी विटामिन डी को है सो सारा ऑप्शन का हम तोड़ मरोड़ करते जाएंगे। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। और विटामिन बी की जब कमी होती थी कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी जब हो जाती है तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो रिकेटस बीमारी होती है। अच्छा, इन सब का एक बार वैज्ञानिक नाम नहीं, रासायनिक नाम रेटिनॉल्स। विटामिन बी का है सो थायमिन्स। विटामिन डी का है सो कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का है सो फाइलोक्विनोन। विटामिन के का है सो फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। और विटामिन डी का नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी का थायमिन। विटामिन ए का रेटिनॉल। आपको ऑप्शन में लिखना है विटामिन ई और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। द नेक्स्ट इज 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रोग है सो आपका अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स रोग नहीं है? तो हीमोफिलिया, वर्णधत्ता, रजकणिता या रतौंधी। तो हीमोफिलिया, वर्णधत्ता, रजकणिता ये तीनों इसो जेनेटिक्स रोग है, बट रतौंधी होता है सो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी ये जेनेटिक्स रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी हीमोफिलिया होने पर आपका रक्त की थक्का जमना बंद हो जाता है, और जब आपको वर्णधत्ता की बीमारी होती है तो रेड और ग्रीन, ये कोई सा पॉइंट नहीं है जो कहीं एग्जाम में पूछा नहीं हुआ है। सारा जितना सारे हम पॉइंट बोल रहे हैं वो सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक पलट सकते हैं। चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होता है सो वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक होता है सो वेरियोला वायरस के कारण होता है, और ये वायरस के कारण वेरिसाला वायरस के कारण होता है सो छोटी माता बीमारी होती है। मिक्सो वायरस के कारण आपको मीजल्स हो सकता है, कफ आ जाती है और मम्प्स हो जाता है। रूबियोला भी एक वायरस है। एक मिश्र धातु है टाका, यानी कि सोल्डर होता है सो किसका मिश्र धातु है? टीना और लेड का, Pb+Sn का, या टीना प्लस कॉपर का, या टीना कॉपर और जिंक का, या कॉपर या जिंक का। तो सोल्डर होता है वो टीना और लेड का, Pb+Sn का मिश्र धातु होता है। बाकी इन ऑप्शन पर भी एक नज़र डालते जाएंगे। टीना और कॉपर, टीना यानी कि कॉपर प्लस Sn, और एक ये है आपका जो कॉपर प्लस जिंक। हमेशा इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसका एक ट्रिक क्या है जानते हैं कि पित्तल होता है, एक से बनता है हमारा पिताजी, इसका ट्रिक है पिताजी। पित्तल बनता है वो तांबा और जिंक से, यानी कि कॉपर प्लस जिंक से पित्तल बनता है। पित्तल मीन्स ब्रास बनता है।
और एक आप याद रख लिए तो वो आपका ऑटोमेटिक है कि उससे ब्रोंज बनता है, यानी कि इससे कांसा बनता है। और इससे जो ऑप्शन नंबर सी है टीना, कॉपर और जिंक, इससे है सो आपका गन मेटल बनता है, गन का मेटल बनता है, गन मेटल बनता है। तो इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न होता है, टीन और कॉपर प्लस जिंक में। तो पित्तल जो होता है उसका ट्रिक है पिताजी, पित्तल में कॉपर और जिंक का प्रयोग होता है, यानी कि तांबा और जस्ता का। तो अब हम 11वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, बट ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसके कारण इसका आभूषण बनाने में प्रयोग नहीं होता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। 22 कैरेट और 2 भाग जो है सो आपका क्या मिलाया जाता है? चांदी मिलाया जाता है और कॉपर मिलाया जाता है, और कॉपर मिलाया जाता है, यानी कि आभूषण बनाने में आपका सोना के साथ चांदी और कॉपर भी मिलाया जाता है। और जंग रहित लोहा बनाने में क्या मिलाया जाता है? यानी कि रस्टलेस आयरन बनाने में उस लोहा को बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम, कार्बन, टीना या एल्युमिनियम। तो दोस्तों जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और स्टील को मजबूत बनाने के लिए, कोई भी स्टील को मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन का कुछ परसेंटेज मिलाया जाता है, जिससे वो स्टील और मजबूत हो जाता है। नावी सी द 13th नंबर क्वेश्चन, हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? अच्छा, हेलोजन किस ग्रुप को कहते हैं? तो 17वां ग्रुप को, 17वां ग्रुप में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। तो उसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है वो ऑप्शन ये फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। इनमें से कौन है सो नेचुरल पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक पॉलीमर है। तो दोस्तों सेल्यूलोज है वो नेचुरल पॉलीमर है। बाकी जो ऑप्शन बेकेलाइट, पीवीसी, नायलॉन, नायलॉन 6 ये सारा है सो आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर है, जबकि सेल्यूलोज है सो नेचुरल पॉलीमर है। सेल्यूलोज जो पेड़ पौधों यानी कि पादपों का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का ही बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। अब बेकेलाइट का मोनोमर क्या है? मोनोमर यानी किस चीज़ से बना है? तो बेकेलाइट होता है सो फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। पीवीसी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये है सो विनाइल क्लोराइड से बनता है। और ये एक प्रकार का सिंथेटिक प्लास्टिक है। नायलॉन को बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसको याद रखना है। नायलॉन को बनाने में कैपरलैक्टम का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कैपरलैक्टम। 15th क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन में किसको त्वरित किया जाता है? यानी कि साइक्लोट्रॉन में किसको एक्सेलरेट किया जाता है? इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप साइक्लोट्रॉन के बारे में जान लीजिए। साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है जो कि आयंस या चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। किसमें? हायर एनर्जी में। तो साइक्लोट्रॉन का काम क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है या आयन है उन सबको हाई एनर्जी में एक्सेलरेट करता है। साइक्लोट्रॉन का जो खोज हुआ था वो 1934 ईस्वी में, 34 ईस्वी में लॉरेंस ने किया था। किसने किया था? लॉरेंस ने किया था। अब आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा, क्या होगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या एटम। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो प्रोटॉन में ही चार्ज पार्टिकल है। बाकी न्यूट्रॉन होता है सो क्या होता है? न्यूट्रॉन है सो आपका न्यूट्रल है,
यानी इसमें चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होने के कारण साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ये प्रोटॉन ही सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जो लेंस का पावर और उसका जो फोकल लेंथ है उसके बीच का क्या संबंध है। ऑप्शन ए P/F बराबर 1, P/F बराबर -1, या P/F बराबर 0, या P/F बराबर 2। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है P बराबर 1/F, यही होता है पावर का, लेंस के पावर का फार्मूला। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, PF बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ये सही है। इसलिए ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या आना चाहिए था, ये फार्मूला आना चाहिए था। नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 5 बराबर प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दो फार्मूला आप जान लीजिए। जब आप किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ता है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 ... और जब उसी को आप पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 ... अब हमको यहाँ अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध है, 5 बराबर प्रतिरोध है, वो आपका किस में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। तो फार्मूला लगेगा 1/R 5 बार बट्टा R हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर तो 1 + 1 + 1 5 बार ऊपर में, तो कितना हो जाएगा 5/R। अब देखिए यहीं पर गलती होता है। अब यहाँ 5/R आया, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आप मार देंगे B, बट R इक्विवेलेंट आपको 1/R इक्विवेलेंट आया है 5/R, तो आपको R इक्विवेलेंट करना होगा, आपको उसको ऊपर ले जाना होगा, क्या हो जाएगा R/5। ऑप्शन सी सही है, R/5। और इसमें ओम होगा क्योंकि प्रतिरोध का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम, तो R/5 हो जाएगा, R/5 ओम हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब में 222 वोल्ट का 2 एम्पियर का जब धारा प्रवाहित करते हैं तो बल्ब में कितना वाट बिजली उत्पन्न होगा। अब इसमें आप ये क्वेश्चन बिना फार्मूला का बना ही नहीं सकते, तो ये फार्मूला यूज होता है यहाँ, P बराबर पावर बराबर V/I। इसी से बहुत सारा फार्मूला ड्राइव हो जाता है। V बराबर क्या होता है, IR, इसी को ड्राइव करके लिख देंगे I²/R। तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, इसी पर से ये क्वेश्चन 18वां बनने वाला है। 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट यहाँ रख देंगे, करंट कितना 2 एम्पियर, कितना हो जाएगा 440 वाट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 440। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की जो विद्युत प्रतिरोध का कोटि परिणाम क्या होता है। तो ऑप्शन डी आपका 10⁶। आपको ये याद रखना है कि मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध का कोटि परिणाम 10⁶ होता है। 20वां और लास्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उस वस्तु की ऊंचाई के बराबर है तो उसका आवर्धन क्या होगा। दोस्तों आवर्धन यानी मैग्निफिकेंस का फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और जब ये दोनों बराबर हो यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी h हो और वस्तु की भी ऊंचाई h हो तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। और यदि ये दर्पण में रहेगा तो इसका मान हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ दर्पण दिया हुआ है इसलिए ऑप्शन सी -1 सही है। और यदि यही लेंस दिया रहता तो लेंस का जो मैग्निफिकेंस हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाता और उस वक्त ऑप्शन आपका ये सही होता। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए
थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जय हिंद दोस्तों।